डियर गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ गौरव त्रिपाठी। फिर से हम आज आए हैं नया क्वेश्चन पेपर लेकर के। जो कि आज का क्वेश्चन पेपर है वो सीटेट अप टू 8 मीन्स 6 to 8 और यू कैन से अप टू टीजीटी। एक्चुअली क्या होता है कि सीटेट अपर प्राइमरी लेवल, जैसे कि स्टेट में अगर इसकी बात करें तो ये जूनियर कहा जाता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में ये टीजीटी मीन्स अप टू 10th तक वैलिड होता है। मीन्स इफ़ यू आर गोइंग टू अपेयर इन टीजीटी एग्ज़ाम, सो यू मस्ट हैव क्वालिफाइड दिस पेपर। इट इज़ अप टू 10th, 6 to 10th। सो ये अपर प्राइमरी का पेपर है। इसको हम सॉल्व करेंगे इंग्लिश का पोर्शन, पर्टिकुलरली वही 15 क्वेश्चन जो बेस्ड होते हैं हमारे पेडागॉजी पे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए कैसे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, तो मैंने 2 वीडियोस अपने पहले के बना रखे हैं। उन वीडियो को आप देखिए, उनमें मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि पेपर को अटेम्प्ट करने से पहले ध्यान में क्या क्या बातें रखनी ज़रूरी होती हैं। अगर वो बातें आप ध्यान में रखोगे तो सीटेट बिल्कुल ही ईजी होता है। आप आराम से उसमें 120+ मार्क्स ला सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, कुछ भी कठिनाई नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे समझना है, कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन, दैट इज़ अ टीचर आस्क्स हर लर्नर्स टू कलेक्ट वर्ड्स phrases on various aspects they see and notice in their markets and streets. Later, the learners write the words and phrases according to the category and discuss them in the class. What is this practice known as? Means यहाँ पर क्वेश्चन ये कहता है कि एक टीचर अपने लर्नर से कुछ वर्ड्स और फ्रेज कलेक्ट करने के लिए बोलती है, और वो भी किस चीज़ पे? ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स दे सी एंड नोटिस इन देयर मार्केट्स एंड स्ट्रीट्स। मीन्स वो चीज़ें जो लर्नर्स या स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स जो मार्केट में या स्ट्रीट में उन सब चीज़ों को देखते हैं, उस टॉपिक पे या उन चीज़ों पे वो वर्ड्स एंड फ्रेज कलेक्ट करने के लिए बोलती है। फिर क्या कहती है? द लर्नर्स राइट द वर्ड्स एंड फ्रेजेस अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी एंड डिस्कस देम इन द क्लास। और जो लर्नर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो उनको कलेक्ट करने के बाद उनको क्या करते हैं? उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनको डिस्कस करते हैं, उन पर डिस्कशन करते हैं क्लास में। तो इस प्रैक्टिस को क्या कहा जाता है? व्हाट इज़ दिस प्रैक्टिस नोन एज? अब इतना बड़ा क्वेश्चन उन्होंने लिख दिया, इतना ज़्यादा बड़ा बना दिया है, कुछ नहीं इसमें, लेकिन क्या है कि पढ़ने की ज़रूरत है ढंग से। अब होता क्या है, जब हम क्लासरूम में या एग्ज़ाम हॉल में जब बैठे होते हैं, पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं, तो जैसे ही हम देखते हैं इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, तो लगता है अरे बहुत कठिन होगा, बहुत टफ होगा, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल इट, टू सॉल्व इट, बट इट इज़ नॉट सो। अब इसमें क्या है, हमें 4 ऑप्शंस पढ़ने हैं, क्योंकि हमारा जो पेपर है, जो क्वेश्चन है, वो ऑप्शन से होता है। अब देखते हैं हम इसके ऑप्शंस। पहला है टॉपिक वर्ड्स लर्निंग, इसमें कह रहा है टॉपिक वर्ड्स लर्निंग। दूसरा है जॉनर बेस्ड वर्ड्स, तो ये जॉनर तो है नहीं। एक्टिव वोकेबुलरी भी नहीं होगी। ये क्या? चौथा है थीमेटिक वोकेबुलरी लर्निंग। अब यहाँ पे एक्चुअली बात हो रही है वर्ड्स एंड फ्रेजेस की। वर्ड्स एंड फ्रेजेस को कैटेगरी में डिवाइड करके वो उनके अकॉर्डिंग वो लर्न कर रहा है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे वो वोकेबुलरी से रिलेटेड है ये चीज़, और एक्टिव वोकेबुलरी होगी नहीं, क्योंकि एक्टिव वोकेबुलरी को हम डिस्क्राइब कर चुके हैं पिछले अपने सेशन में। सो उस वीडियो को आप देखिए। तो यहाँ पे क्या है कि मार्केट में जा रहे हैं बच्चे, मार्केट में और स्ट्रीट में जाने के बाद जो चीज़ें वो देखते हैं उन पे वर्ड्स लिखते हैं, फ्रेजेस लिखते हैं, फिर उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये क्या थीम हो गई उनके लिए? तो ये बड़ा ही सिंपल है, थीमेटिक वोकेबुलरी लर्निंग। वोकेबुलरी लर्न कर रहे हैं, लेकिन किस तरीके की? दैट इज़ थीमेटिक।
थीमेटिक वोकेबलरी लर्निंग में क्या होता है कि हम बच्चों के सामने पिक्चर प्रेजेंट करते हैं, उस पिक्चर को दिखा करके हम उनके वर्ड्स क्या उसके लिए यूज़ होता है वो हम सिखाते हैं, या एक तरीके से कहा जाए बच्चों के लिए हमें इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं वैसा ही उसी थीम पे। तो इस तरीके से इस लर्निंग को हम बोलते हैं थीमेटिक वोकेबुलरी लर्निंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज CLIL स्टैंड फॉर? मीन्स दे आर आस्किंग अबाउट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CLIL। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको तो आपको लर्न करना होगा। वैसे मैंने पहले ही बोला है कि मैं क्या करता हूँ, मैं रोट लर्निंग पे इतना नहीं जोर देता हूँ, आपको रटना नहीं है कुछ भी, लेकिन 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, मतलब 30 क्वेश्चन में 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो सीधे सीधे आएंगे, जो रटे हुए होते हैं, जो हमें पता होना चाहिए। बाकी सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें आपका दिमाग, आपका सोचने की क्षमता, आपका डिडक्शन पावर, आपके लॉजिक्स, ये सारे काम करेंगे। और ये कैसे अच्छे तरीके से काम करेंगे जो मैं पहले बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो अब चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, व्हाट डज CLIL स्टैंड्स फॉर। तो सीधा सीधा इसमें क्या है, ये किसके लिए, इसका मतलब क्या है, तो ये मैं बता चुका हूँ। जैसे इसमें चलो बताता हूँ, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3, कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग इसको बोलते हैं। मीन्स कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग, ये इसमें ऑप्शन होगा। और अब हम डिस्क्राइब करेंगे ये आखिर होता क्या है। जैसे जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश अब क्या हो गई है कि उसमें देखा होगा जो हमारे प्रोज या पोएम्स के जो टॉपिक्स होते हैं, कभी कोई साइंस फिक्शन रख दिया गया, कभी कोई ऐसा टॉपिक रख दिया गया जो जियोग्राफी से रिलेटेड है, कभी कोई ऐसा टॉपिक रख दिया गया जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, या कभी कोई ऐसा टॉपिक रख दिया गया जो किसी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, मीन्स अदर सब्जेक्ट। यहाँ पे कह रहा है इंटीग्रेटेड लर्निंग। कंटेंट तो है ही इंग्लिश में, लेकिन इंटीग्रेट क्या होता है कि जब हम एक सब्जेक्ट को अदर सब्जेक्ट से रिलेट करके पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड मैनर। मीन्स द रिलेशन ऑफ वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट विद अदर सब्जेक्ट्स आल्सो, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड अप्रोच। सारी चीज़ों को सम्मिलित करके हमें पढ़ना है। तो अब क्या है, NCF के अकॉर्डिंग इंटीग्रेटेड अप्रोच पे जोर दिया जाता है। तो लैंग्वेज अब क्या हो गई है, कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग, जो कि अदर सब्जेक्ट से रिलेट करती है। कई टॉपिक्स आते हैं ऐसे, तो हम उनके बारे में भी सीखते हैं। जैसे हम जब बात करते हैं कि CBSE बोर्ड में कई ऐसे एल्बर्ट आइंस्टाइन पे एक टॉपिक है, एक चैप्टर जियोग्राफी पे है, एक हिस्ट्री पे है, एक इन्वायरमेंट पे है, तो क्या है हम उन सब चीज़ों को भी इसमें डिस्क्राइब किया गया, तो थोड़ा बहुत आइडिया हमको उनका होता है। तो क्या इसको कहते हैं कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग, दैट इज। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 108, दैट इज यू सी हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। दे आर आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यू सी। चलो देखते हैं, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, रिसेप्टिव vocabulary are words we speak and productive vocabulary are words we hear। अब यहाँ पे क्या है, हमको पता होना चाहिए क्या रिसेप्टिव वोकेबुलरी होती है और क्या प्रोडक्टिव वोकेबुलरी होती है। बड़ा ही सिंपल है, केवल इतना पता होना चाहिए, आप कर लोगे। चलो दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, रिसेप्टिव वोकेबुलरी आर वर्ड्स वी रिकॉग्नाइज व्हेन वी हियर और सी एंड प्रोडक्टिव वोकेबुलरी आर वर्ड्स वी स्पीक और राइट। ठीक है। तीसरा है, रिसेप्टिव वोकेबुलरी आर वर्ड्स वी डिस्कोर्स विद पीपल एंड प्रोडक्टिव वोकेबुलरी आर वर्ड्स इन रिटन टेक्स्ट। फोर्थ ऑप्शन है, वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस आर रिसेप्टिव वोकेबुलरी एंड वर्ड्स फ्रॉम नेटिव लैंग्वेजेस आर प्रोडक्टिव वोकेबुलरी। अब इनका मतलब समझते हैं चारों ऑप्शंस का। पहले ऑप्शन में कह रहे हैं रिसेप्टिव वोकेबुलरी आर वर्ड्स वी स्पीक। जो रिसेप्टिव वोकेबुलरी होती है वो वर्ड्स होते हैं जो हम बोलते हैं, और कह रहे हैं कि प्रोडक्टिव वोकेबुलरी आर वर्ड्स वी हियर, और प्रोडक्टिव वोकेबुलरी वो शब्द होते हैं जिनको हम सुनते हैं। दूसरा ऑप्शन है,
रिसेप्टिव वोकेबलरी आर वर्ड्स वी रिकॉग्नाइज व्हेन वी हियर और सी। रिसेप्टिव वोकेबलरी वो शब्द होते हैं जिनको हम सुनते हैं या देखते हैं, उनको पहचान लेते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं। और प्रोडक्टिव वोकेबलरी वो वर्ड्स होते हैं जिनको हम बोलते या लिखते हैं। तीसरा ऑप्शन में कह रहा है रिसेप्टिव वोकेबलरी आर वर्ड्स वी डिस्कोर्स विद पीपल एंड प्रोडक्टिव वोकेबलरी आर वर्ड्स इन रिटन टेक्स्ट। रिसेप्टिव वोकेबलरी वो होती है जो हम लोगों से, अदर लोगों से डिस्कस करते हैं, डिस्कोर्स करते हैं, डिस्कशन करते हैं। और प्रोडक्टिव वोकेबलरी वो होती है जो केवल रिटन टेक्स्ट में होती है। फिर चौथा ऑप्शन कहता है वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस आर रिसेप्टिव वोकेबलरी। जो अदर लैंग्वेज से हैं, अन्य जो भाषाएं हैं, उनसे जो शब्द आते हैं उनको हम कहते हैं रिसेप्टिव वोकेबलरी। एंड वर्ड्स फ्रॉम नेटिव लैंग्वेजेस, और जो हमारी ऑन नेटिव लैंग्वेज है वो जो उनसे वर्ड हैं उनको हम बोलते हैं प्रोडक्टिव वोकेबलरी। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं रिसेप्टिव वोकेबलरी क्या होती है। रिसेप्टिव वोकेबलरी में क्या होता है कि जो चीज़ें हम सुनते हैं, मीन्स जो सुनकर आप उस शब्द का, उस सेंटेंस का मीनिंग लेते हो, समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो, चाहे वो सुनकर हो चाहे पढ़कर हो, उसको रिसेप्शन मीन्स ग्रहण करना होता है। ठीक है, हमने उस चीज़ को कैसे रिसीव किया। हमने जो पढ़ा, पढ़ के भी हम रिसीव करते हैं, सुन के भी रिसीव करते हैं। जो भी चीज़ें लिखी हैं, कुछ भी लिखा है जब पढ़ते हैं तो वो हमारा रिसेप्शन हो गया, उसको हम रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं। कोई चीज़ हमने सुनी वो भी हमने ग्रहण करी। और प्रोडक्टिव क्या है, एज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मीन्स क्या, जो हमारे से निकलती है जो चीज़, जिसको प्रोडक्शन बोलते हैं, प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव क्या हो सकता है, हम बोलते हैं वो भी प्रोडक्शन है, या हम जो लिखते हैं वो भी प्रोडक्शन है, दोनों चीज़ें हैं। क्योंकि प्रोडक्टिव क्या होता है, प्रोडक्टिव चीज़ हमने लिख दिया, वो हमारा प्रोडक्शन हो गया, हमारा वर्क हो गया भाई। हमारे माइंड्स, हमारे थॉट्स, हमारे आइडियाज़ उसमें प्रोडक्ट हैं। मीन्स हमने अपने थॉट्स एंड अपने आइडियाज़ को इन ए प्रोडक्टिव मैनर आई एक्सप्रेस देम। और क्या हम बोल रहे हैं, क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो भी प्रोडक्शन है। तो सीधा सीधा रिसेप्टिव वोकेबलरी मीन्स जो हम ग्रहण करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, सुनते हैं। और प्रोडक्टिव वोकेबलरी जो हम बोलते हैं या लिखकर एक्सप्रेस करते हैं। तो ये हो गया। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। पहले में कह रहे हैं रिसेप्टिव वोकेबलरी आर वर्ड्स वी स्पीक, तो ये तो गलत है, क्योंकि रिसेप्टिव वोकेबलरी में स्पीक नहीं तो प्रोडक्टिव वोकेबलरी है, तो उल्टा हो गया, इन्होंने बता दिया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, रिसेप्टिव वोकेबलरी आर वर्ड्स वी रिकॉग्नाइज व्हेन वी हियर और सी। दैट्स करेक्ट। रिसेप्टिव वोकेबलरी वही होती है जो हम सुनते हैं या देखते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, ग्रहण करते हैं। और प्रोडक्टिव वोकेबलरी क्या होती है, वो वर्ड्स जो हम बोलते हैं या लिखते हैं। दैट इज आवर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। अच्छे से मैंने इसको समझा दिया है, अब कभी मत भूलना, क्योंकि ये रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। और ये मैं पेपर कोई मॉडल पेपर नहीं सॉल्व कर रहा हूँ। सीटेट का हमेशा ट्रेंड रहा है, जो वो प्रीवियस ईयर के पेपर्स होते हैं उनमें जो ऑप्शंस होते हैं उन्हीं से वो नया क्वेश्चन अगले पेपर में बना देते हैं। कुछ भी नया नहीं होता, सब कुछ पुराना ही उसमें रहता है। लेकिन मॉडल पेपर जब हम सॉल्व करते हैं, जो कि पूछे नहीं गए होते, उनमें लोग अलग अलग तरीके से पता नहीं क्या क्या पब्लिश कराते रहते हैं, तो उनको पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको अगर सीटेट क्वालिफाई करना है, सबसे ज़्यादा मेन अहम रोल है, आप प्रीवियस ईयर के पेपर केवल सॉल्व कर लो। पेपर अगर आपने ढंग से सॉल्व कर लिए तो 100% मेरा कहना है, मैं गारंटी देता हूँ कि कभी भी सीटेट में वीक से वीक जो कैंडिडेट है, जिसको बिल्कुल भी नहीं आता, जो जीरो है, उसने भी अगर ढंग से पेपर सॉल्व कर लिए तो वो भी 100+ मार्क्स लाएगा, गारंटी है मेरी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितना बड़ा ये देखो लिख दिया इन्होंने, अब इसको पढ़ने से ही हालत ख़राब हो जाएगी। अब क्या है देखते हैं। अ टीचर डिवाइड्स हर क्लास इनटू ग्रुप्स of 4 and reads out a text of about 6 sentences. Learners listen to and jot down important words and phrases. The teacher reads out the text the second time. Then learners discuss in groups the jotted down words and recreate the text nearest to the one read out by the teacher. What is this task known as? अब इतना बड़ा लिख दिया, अब इसको पढ़ो, समझो, फिर करो। चलो पढ़ते हैं। अ टीचर डिवाइड्स हर क्लास इनटू ग्रुप्स ऑफ 4। एक टीचर है, वो अपनी क्लास को क्या करती है,
4 के ग्रुप में डिवाइड कर देती है। एंड रीड्स आउट अ टेक्स्ट ऑफ अबाउट 6 सेंटेंसेस, और 6 सेंटेंसेस जो है उनके बारे में वो पढ़ती है। ठीक है, पर 4 के ग्रुप में बच्चों को डिवाइड कर दिया, फिर उसने 6 सेंटेंसेस हैं उनको उसने पढ़ा। लर्नर्स लिसन टू एंड जॉट डाउन इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, और जो लर्नर्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, वो क्या करते हैं, उन सेंटेंसेस को सुनते हैं और जो उनमें से इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको क्या करते हैं, वो नीचे लिख लेते हैं। वर्ड्स और फ्रेजेस जो होते हैं उनको लिख लेते हैं अपनी नोटबुक में। देन द टीचर रीड्स आउट द टेक्स्ट द सेकेंड टाइम, दोबारा फिर से वो दूसरी बार उसको पढ़ती है वो सेकेंड टाइम। देन लर्नर्स डिस्कस इन ग्रुप्स द जॉटेड डाउन वर्ड्स एंड क्रिएट द टेक्स्ट नियरर टू द वन रीड आउट बाय द टीचर। फिर वो लर्नर्स क्या करते हैं, जो उन्होंने वर्ड्स लिख रखे थे, जो फ्रेजेस और वर्ड्स, उन पर वो डिस्कशन करते हैं, उनको डिस्कस करते हैं और फिर क्या करते हैं, रिक्रिएट द टेक्स्ट, फिर अपना एक टेक्स्ट बनाते हैं। मीन्स वो 6 सेंटेंसेस थे, उसके बेस पे डिफ़िकल्ट जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स फ्रेजेस थे उनको उन्होंने नोट कर लिया, फिर वो एक टेक्स्ट बनाते हैं जो कि लगभग जो टीचर के द्वारा पढ़ा गया है उसके समकक्ष ही है, उसके समरूप ही है। नियरर टू द टेक्स्ट, नियरर टू द वन रीड आउट बाय द टीचर। तो व्हाट इज दिस टास्क नोन एज, तो इस टास्क को क्या कहते हैं। मीन्स टीचर ने पढ़ा, बच्चों ने कुछ वर्ड्स नोट डाउन किए, फिर उन पर डिस्कशन किया, फिर उन्होंने खुद के एक टेक्स्ट बनाया और लिखा जो लगभग वैसा ही था, थोड़ा बहुत। तो पहला ऑप्शन है कंपोजिशन डिक्टेशन, दूसरा है म्यूचुअल डिक्टेशन, तीसरा है पंक्चुएशन डिक्टेशन, रियल डिक्टेशन। अब यहाँ पे देखा जाए, अब ये बात कर रहे हैं, कह रहे हैं पहला कंपोजिशन डिक्टेशन, तो डिक्टेशन तो है, क्योंकि जो भी चीज़ हम बोलते हैं जिसको हिंदी में, जो हिंदी बैकग्राउंड से हैं, जिसको बोलते हैं इमला, इमला बोलते हैं ना, बोल बोल के जो चीज़ लिखाई जाती है। या कई बार क्या क्लास में हम पढ़ाते हैं तो जो बड़े बच्चे होते हैं उनको डिक्टेट करके हम लिखवाते हैं, हम बोलते हैं, बच्चे लिखते हैं, वो डिक्टेशन होता है। तो ये कंपोजिशन डिक्टेशन, म्यूचुअल डिक्टेशन, म्यूचुअल तो होगा नहीं, पंक्चुएशन से कोई मतलब नहीं यहाँ पे, रियल डिक्टेशन से भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे वो कंपोजिशन का पार्ट हो गया। पैराग्राफ बनाना, टेक्स्ट बनाना, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ कंपोजिशन। कंपोज करना, कोई जैसे स्टोरी लिखना, कुछ ऐसे लिखना, लेटर लिखना, आर्टिकल लिखना, टेक्स्ट लिखना, पैराग्राफ लिखना, ये सब कंपोजिशन में है। और यहाँ पे डिक्टेट भी किया गया है, तो ये क्या हो गया, कंपोजिशन डिक्टेशन। दैट इज आवर करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नाउ इंटेंसिव रीडिंग रिफर्स टू। दो मैंने लास्ट के वीडियो बनाए हैं, दोनों में मैंने इंटेंसिव रीडिंग बताया है कि क्या होता है। फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, आप देखते जाओ सारे क्वेश्चंस। जब हम 5 या 6 पेपर सॉल्व कर लेंगे, सारे वही क्वेश्चंस रिपीट होते रहेंगे, ठीक है। और ये कोई ऐसा पेपर नहीं, ये पूछे गए क्वेश्चंस है, ये सीटेट में आए हुए हैं, ये 2019 दिसंबर का पेपर है। इंटेंसिव रीडिंग रिफर्स टू, क्या होती है इंटेंसिव रीडिंग, मैं कई बार बता चुका हूँ इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है। जो हम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ते हैं, जिसको हम बड़े ही केयरफुली, बड़े ही सीरियस होकर जिसको पढ़ते हैं, एक एक वर्ड उसको जानने की कोशिश करते हैं, क्या है, कैसे यूज़ हुआ है, कौन सा ग्रामर, कौन सा रूल, पंक्चुएशन, ये सारी चीज़ें, और उसका मेन थीम, उसको ढंग से समझते हैं, हर एक चीज़ उसमें समझते हैं, जिसको इंटेंसिव रीडिंग बोलते हैं। मैंने बताया था इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है, तो इसमें पहला ही ऑप्शन देख के हम कर सकते हैं, रीडिंग ए टेक्स्ट फॉर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। अगर रीडिंग ए टेक्स्ट फॉर प्लेजर आएगा तो ये होता है एक्सटेंसिव रीडिंग का, याद रखना, ये होती एक्सटेंसिव रीडिंग। ओके, तो इंटेंसिव रीडिंग क्वेश्चन देखो रिपीट हो चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट, जो हमारा क्वेश्चन है 111। नोइंग अ वर्ड मीन्स एक शब्द को जानने का क्या मतलब है।
आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, हम वैसे भी कहते हैं इसमें क्या है कि हमें ऑप्शन पे जोर देना है कि ऑप्शन कौन सा फिट बैठ रहा है, कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो समझना है। अब हो सकता है ना समझते हो कि एक शब्द को जानना क्या कहलाता है, तो कुछ भी ऑप्शन पढ़ते हैं। नोइंग ए वर्ड मीन्स सीधा सीधा पहला ऑप्शन हाउ वेयर एंड व्हेन इट इज़ यूज्ड। हाउ कैसे, वेयर कहाँ, एंड व्हेन कब इट इज़ यूज ये यूज होता है। हाउ द वर्ड इज स्पेल्ड कैसे बोला जाता है। तीसरा हु स्पीक्स द वर्ड कौन बोलता है। टू नो टू राइट द वर्ड शब्द को लिखना कैसे है ये जानना। तो सीधी सी बात, अगर हम बात सीटेट की कर रहे हैं, बात लर्निंग की कर रहे हैं, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड लर्निंग है, यहाँ पे सारी चीज़ें हमें समझनी है, तो एक वर्ड को सही तरीके से समझने का मतलब सीधा हो गया कि वो कैसे लिखा जाता है, कहाँ यूज होता है, कब यूज़ होता है। जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं या जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, इसमें वर्ब पढ़ते हैं, नाउन पढ़ते हैं, कैसे यूज़ होती है, किस पर्सपेक्टिव में यूज़ होती है, कहाँ यूज करते हैं उस चीज़ को, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें सीखते हैं। तो बहुत ही आसान सा सवाल था ये। नोइंग ए वर्ड मीन्स दैट इज़ हाउ वेयर एंड व्हेन इट इज़ यूज्ड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। विच टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन डज द फॉलोइंग क्वेश्चन बिलोंग टू। मीन्स नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और ये पूछ रहे हैं कि ये जो नीचे क्वेश्चन दिया है ये किस तरीके का क्वेश्चन है, किस टाइप का है। तो पढ़िए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, इमेजिन यू आर द नरेटर ऑफ द स्टोरी। मीन्स एक कोई स्टोरी है उसको आप नरेट कर रहे हो, यू आर द नरेटर। नरेटर और ऑथर में डिफरेंस होता है। ऑथर जो लिखता है, नरेट जो नरेटर होता है, जो स्टोरी को जनरली क्या होता है आई या वी करके कुछ स्टोरी यू करके स्टार्ट होती है ना, तो वो नरेटर होता है। मीन्स नरेटिव टेक्निक्स दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू। सो इमेजिन यू आर द नरेटर ऑफ द स्टोरी, राइट एन एंट्री इन योर डायरी अबाउट योर एक्सपीरियंसेस इन अबाउट 100 वर्ड्स। और पूछा गया कि सपोज दैट आप एक नरेटर हैं स्टोरी के, फिर आप अपना एक्सपीरियंस डायरी एंट्री में लिखिए। मीन्स एक डायरी है उसमें आप अपने एक्सपीरियंस को 100 वर्ड्स में लिखिए। ये क्वेश्चन है आता है, तो ये किस तरीके का क्वेश्चन है ये पूछ रहे हैं। पहला इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन, देखो इंफॉर्मेटिव, चलो पढ़ देते हैं पहले। दूसरा है इन्फ्रेंशियल क्वेश्चन, तीसरा है क्लोज क्वेश्चन, चौथा है एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या चीज़ है मैं बता रहा हूँ। क्लोज क्वेश्चन तो होगा नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं, जिसमें केवल हमें 1 वर्ड फिल करने होते हैं, ठीक है, जो बंदमुखी प्रश्न होते हैं। फिर इन्फ्रेंशियल क्वेश्चन क्या होता है, जिसमें हम कुछ इन्फर करते हैं। जैसे कोई फैक्ट दिया है, कोई रीज़न दिया है, उसके बेस पे हम और चीज़ इन्फर करते हैं, इन्फ्रेंस। इसको भी शायद मैंने डिस्क्राइब किया इन्फ्रेंशियल क्या होता है। इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन क्या, जिसमें केवल हम किसी पर्सन या किसी सिचुएशन के बारे में सूचना मांगते हैं। मीन्स ये कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, क्यों, क्या रीज़न है इसके पीछे। जैसे कि जिसमें हु, वाट, वेयर, व्हेन, वाई, विच, हाउ, इस तरीके के क्वेश्चन से जो स्टार्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन। और एक्स्ट्रापोलेटिव बचा, यही इसका ऑप्शन है चौथा। एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन क्या होते हैं, एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन में कुछ फैक्ट्स दिए होते हैं, उन फैक्ट्स को हम ऑब्ज़र्व करते हैं, या कोई सिचुएशन होती है उसको हम ऑब्ज़र्व करते हैं, फिर अपना एक्सपीरियंस जो होता है उसके बेस पे हम आंसर देते हैं, आंसर लिखते हैं, जो कि डिटेल जो हमारे लॉजिक, हमारे आइडियाज़ उसमें हम फ्रीली एक्सप्रेस करते हैं, हम बाउंड नहीं होते हैं, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन। ओके, मीन्स when you take facts and observation about a person or known situation or whatever your experience, that is means they are called। कई बार क्या होता है, इनको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी पूछते हैं। जैसे कि हमने कोई चैप्टर है, चलिए सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है, या हायर क्लासेस में जब हम पढ़ते हैं, जैसे इंग्लिश पढ़ते हैं, तो उसमें आता है टॉपिक है, तो उस पर कहते हैं कि इसकी थीम के बारे में लिखो, या इसमें क्या मैसेज है, या कुछ ऐसा कि कोई सिचुएशन दे देते हैं वो उसी चैप्टर से रिलेटेड, अगर ऐसी सिचुएशन होती है और इस जगह आप होते तो उसको कैसे करते। तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं, एक्स्ट्रापोलेटिव में आती हैं, ठीक है।
मीन्स दैट इज वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। फिर देखो क्वेश्चन रिपीट हुआ, और ये 2 बार पिछले भी पेपर में रिपीट हो चुका, जो मैंने वीडियोस बनाए हैं उनमें भी रिपीट हुआ है। पोएट्री टीचिंग, और सीधा सीधा मैं बता चुका एन्जॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन। जहाँ कहीं भी ऑप्शन हो देख लो कौन सा ऑप्शन है। टू लर्न वर्ड्स एंड फ्रेजेस नहीं होगा, टू लर्न पोएटिक डिवाइसेस नहीं होगा। पोएट्री टीचिंग क्या है, जो कि सीधा सीधा है फॉर एन्जॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन। एन्जॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन पोएट्री टीचिंग का एम होता है, इसका ऑब्जेक्टिव यही है। बड़ा है सिंपल क्वेश्चन और हमेशा पूछा जाता है, याद रखना। फिर आता है लर्निंग आउटकम्स एम एट। लर्निंग आउटकम मीन्स जैसे जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है, अब उसमें आउटकम क्या निकलता है, मीन्स हमारा रिजल्ट क्या निकलता है कि हम कहाँ तक सक्सेस हैं, हमारा जो प्रोसेस चल रहा है उसमें हम बच्चे को कितना सिखा पा रहे हैं, क्या उसमें कमियां हैं उनको दूर करना। इसीलिए ये टेस्ट असेसमेंट वगैरह बनाए जाते हैं। एग्ज़ाम्स का मेन पर्पज़ यही होता है कि अपने मेथड को और बच्चों को जानना वो किस लेवल पे पहुँचे हैं। तो वही लर्निंग आउटकम होता है, आउटपुट क्या निकला जो हमने सिखाया या बच्चे ने क्या सीखा, तो उसको बोलते हैं लर्निंग आउटकम। अब इसका एम क्या होता है, लर्निंग आउटकम्स एम एट किस चीज़ पे मेन फोकस करता है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, आउटपुट ओरिएंटेड लर्निंग, कि आउटपुट ओरिएंटेड लर्निंग, अचीविंग मैक्सिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग। तीसरा, अचीविंग मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग, तो ये तो होता नहीं है, खैर ये क्यों होगा। इंश्योरिंग ऑल द कंपिटेंसीज आर एक्वायर्ड बाय लर्नर्स, यही सबसे अच्छा ऑप्शन लग रहा है पढ़ने में, क्योंकि लर्निंग आउटकम जैसा कि हमने बताया है कि जो अब क्या है कि हमें जो बच्चों को पढ़ाना होता है वो किस तरीके से उनको तैयार करना होता ताकि वो सब कुछ सीख सकें, अपनी लाइफ में कैसे प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हैंडल कर सके। सपोज दैट क्या होता है, आजकल एक बड़ा ही ट्रेंड चला है, लोग गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे भागते रहते हैं कि नहीं उनको एग्ज़ाम रेलवे देना है, एसएससी देना है, बैंक देना है, टीचिंग देना है, उनको केवल क्या नौकरी एक चाहिए, भले ही वो क्लर्क की नौकरी हो, लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन जो भी एजुकेशन है उसका मेन पर्पज़ क्या है, बच्चों को ऐसा बनाओ ताकि अगर वो अपने तरीके से अपना टैलेंट यूज़ करके गवर्नमेंट सर्वेंट से ज़्यादा अच्छी तरीके से एक लाइफ जी सकें, अच्छी तरीके से अपना फ्यूचर बना सकें। ये एम होता है एजुकेशन का। मीन्स जब आपके अंदर कॉम्पिटेंसी होगी, आपके अंदर एबिलिटी होगी, आप कुछ भी कर सकते हो, किसी भी चीज़ को प्रोफेशनल तरीके से कर सकते हो, उसको एक लेवल पे ले जा सकते हो। तो वो कब होगा, जब आपने हर चीज़ों को प्रैक्टिकली सीखा होगा, अपने अंदर उतारा होगा। केवल लर्न मीन्स रटना नहीं है, थ्योरेटिकल नॉलेज से कोई मतलब नहीं होता। आपने मोटी मोटी किताबें पढ़ ली, रट के पेपर दिया है, उससे कोई भी मतलब नहीं है। जब तक आप उस चीज़ को अप्लाई नहीं कर पाते हो, आप उस चीज़ को कैसे उसका अपनी लाइफ में या सिचुएशन में उसको करना। मैथ क्यों पढ़ाई जाती है, मैथ इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि हम उसको अपने जीवन में यूज कर सकें, यही तो होता। सारी चीज़ें जो भी पढ़ाई जाती हैं वो क्या होती हैं, इंग्लिश का मतलब क्या होता है, इंग्लिश स्पीकिंग मेन होता है, इंग्लिश को कैसे हैंडल करना, क्या चीज़ें हैं, हमें कैसे प्रेजेंट करना, अपने थॉट्स कैसे प्रेजेंट करने सबके सामने, कैसे अपने आप को रखना, मेन चीज़ यही होता है। लैंग्वेज का हमें फ्लुएंसी चाहिए होती है, आइडियाज़ को कैसे एक्सप्रेस करना, यही तो लैंग्वेज है। तो हमें क्या है कि अपनी कंपिटेंसीज को सारी, वो भी इंश्योरिंग ऑल द कंपिटेंसीज आर एक्वायर्ड बाय लर्नर्स, दैट इज द ऑप्शन। मेन लर्निंग आउटकम यही होता है, ऑल द कंपिटेंसीज, ऑल द एबिलिटीज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 115, ओ ये भी कितना बड़ा सा क्वेश्चन इन्होंने लिख दिया। चलो पढ़ते हैं, टफ नहीं है, बस पढ़ लीजिए इसको, ठीक है। क्या है, अ टीचर ब्रिंग्स अ न्यूज़पेपर टू हर क्लास एट स्टूडेंट एंड आस्क्स देम टू फाइंड सम एडवर्टीजमेंट्स। सी देन आस्क देम टू लिस्ट आउट हाउ एडवर्टीजमेंट्स आर डिजाइंड एंड व्हाट एन एडवर्टीजमेंट कंटेन्स। व्हाट इज द न्यूज़पेपर हेयर। इतना बड़ा लिखने के बाद सारा कुछ इन्होंने लिख दिया, लेकिन लास्ट में एक लाइन में क्या इन्होंने सिर्फ पूछा कि व्हाट इज़ द न्यूज़पेपर हेयर, यहाँ पे न्यूज़पेपर क्या है। अरे सीधे सीधे यही पूछ लेते हैं कि एक न्यूज़पेपर का रोल क्या होता है जब एक शिक्षिका क्लास में ले जाती है। सपोज दैट अ टीचर व्हेन सी ब्रिंग्स अ न्यूज़पेपर इनसाइड द क्लासरूम एंड ट्राइंग टू टीच बाय दैट, सो व्हाट इज़ द न्यूज़पेपर देयर।
अब उसमें इन्होंने बहुत कुछ लिख दिया, ये इसलिए लिख दिया वो आपके अंदर एबिलिटी देखते हैं, आपके अंदर पैसेंस देखते हैं, आप पढ़ के उसको कितना समझते हो, कैसे करते हो। क्वेश्चन सिंपल होता है, मैंने हर बार बताया, बहुत ही आसान होता है। चलो कहता है, चलो पढ़ ही लेते हैं जो लिखा है। अ टीचर ब्रिंग्स ए न्यूज़पेपर टू हर क्लास 8 स्टूडेंट्स। एक क्लास टीचर एक क्लास 8 के विद्यार्थी हैं, तो वहाँ टीचर क्या करती है, एक न्यूज़पेपर लाती है। एंड आस्क देम टू फाइंड सम एडवर्टीजमेंट, और उसमें से कहती है इसमें जो एडवर्टीजमेंट दी है उनको फाइंड आउट करो, उनको ढूंढो। सी देन आस्क देम टू लिस्ट आउट हाउ एडवर्टीजमेंट आर डिज़ाइन। फिर वो क्या करती है, कहती है कि एडवर्टीजमेंट ये कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं। ओके, सी देन आस्क देम टू लिस्ट आउट, मीन्स उनको लिस्ट आउट करो कि एडवर्टीजमेंट कैसे डिज़ाइन करे जाते हैं। एंड व्हाट एन एडवर्टीजमेंट कंटेन, और एक एडवर्टीजमेंट में क्या होता है, क्या उसका क्या लिखते हैं वो लोग, क्या चीज़ें रखते हैं। फिर लास्ट में पूछते हैं व्हाट इज़ द न्यूज़पेपर एयर, तो न्यूज़पेपर क्या है यहाँ पे। सीधी सी बात है, मटेरियल होगा, हम क्लास में ले जा रहे हैं, क्लास में जो भी चीज़ ले जा रहे हैं हम उसको उसकी सहायता से पढ़ा रहे हैं बच्चे को, तो वो मटेरियल ही तो होता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखते हैं, दैट इज़ फॉर रीडिंग। देन दूसरा ऑप्शन है दैट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। इंस्ट्रूमेंट तो इसे नहीं कहेंगे, और फॉर रीडिंग भी नहीं है। अ टेक्निक ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, तो ये टेक्निक क्या, टेक्निक तो अलग से होती हैं, जो स्ट्रेटजीज हम यूज़ करते हैं वो टेक्निक डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, कि कैसे हमें फेशियल एक्सप्रेशन देना, किस तरीके से पढ़ाना, गेस्चर देके या अलग अलग तरीके से पढ़ाना, वो टेक्निक्स होती हैं। मटेरियल फॉर लैंग्वेज, ये तो ये जो है केवल एक मटेरियल है। ओके, ये क्या है, केवल यहाँ पे एक मटेरियल है, मटेरियल्स फॉर लैंग्वेज लर्निंग दैट इज। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो आसान सा क्वेश्चन था, इतना उन्होंने लिख के उसको डरा दिया बच्चों को। फिर आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, दैट इज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 assigns supplementary and complementary roles to English language. This means that मीन्स जो NCF 2005 है वो क्या करता है, इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ बुक्स असाइन करता है, जैसे कि उसको कहता है कि सप्लीमेंट्री एंड कम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स जो एक दूसरे का कुछ नॉलेज और भी प्रोवाइड कराते हैं, इनको सप्लीमेंट्री बोलते हैं। कम्प्लीमेंट्री दैट इज़ कॉल्ड पूरक, मीन्स पूरक एंड अनुपूरक इनको बोला जाता है हिंदी में। तो इसका मतलब क्या है, बड़ा ही आसान है, अभी हम इसको बता चुके थे। क्या हमने बताया था जब वो पूछा गया था CLIL इंटीग्रेटेड वाला, कि मतलब इंग्लिश को हम अदर सब्जेक्ट से रिलेट करके पढ़ते हैं, वही क्वेश्चन है सेम, बस लैंग्वेज अलग है, अलग तरीके से इन्होंने यहाँ पे बोल दिया, बस वही है। चलो देखते हैं। पहला ऑप्शन, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग शुड सपोर्ट लर्निंग ऑफ अदर लैंग्वेजेस एंड सब्जेक्ट। पहला ऑप्शन है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग शुड सपोर्ट लर्निंग ऑफ अदर लैंग्वेजेस एंड सब्जेक्ट्स। जो अदर लैंग्वेजेस हैं, जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, उनको इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग क्या करना चाहिए, उसको अदर लैंग्वेजेस अदर सब्जेक्ट को सपोर्ट करना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड इंटीग्रेटेड मैनर। उनको भी सपोर्ट करना चाहिए, जैसे तभी इसमें क्या है, अदर सब्जेक्ट के भी टॉपिक्स इंक्लूड किए जाते हैं। सेकेंड है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग हैज नथिंग टू डू विद टीचिंग लर्निंग ऑफ अदर लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग जो है वो अदर जो लैंग्वेजेस हैं उनके साथ कुछ भी नहीं करती, मतलब उसका कोई भी रिलेशन नहीं, कोई भी इफेक्ट नहीं डालती है। ये तो बिल्कुल ही निगेटिव सेंटेंस हो गया, बिल्कुल ही निगेटिव है ये, तो ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल डालती है, बिल्कुल ही उसका इफेक्ट रहता है। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इज ए हाइंड्रेंस टू लर्निंग ऑफ अदर लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग है जो अदर लैंग्वेज लर्निंग में एक रुकावट, बाधा होती है। मैंने पहले ही बताया, इस तरीके का क्वेश्चन आए बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल ही ऑप्शन ये काट दो, तो ये भी नहीं होगा। फिर उसके बाद ये कहते हैं ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फिर है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग वायलेट्स द मदर टंग बेस्ड लैंग्वेज एजुकेशन। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग क्या है, जो मदर टंग है उसको वायलेट करती है। वायलेट मीन्स उसका उल्लंघन करना, उसमें भी बाधा पहुंचाना, दैट इज ऑल्सो नॉट, दे ऑल आर निगेटिव सेंटेंसेस। पहला ही है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग शुड सपोर्ट लर्निंग ऑफ अदर लैंग्वेजेस एंड सब्जेक्ट, दैट इज इंटीग्रेटेड अप्रोच। पहले ही बता चुका, पहले क्वेश्चन आ चुका CLIL, लेकिन लैंग्वेज थोड़ा उसकी अलग थी। चलिए फिर आगे आते हैं।
116 के बाद हमारा क्वेश्चन है 117, दैट इज़ आल्सो रिपीटेड क्वेश्चन इन द प्रीवियस सेशन. यू कैन गो थ्रू एंड वॉच माई previous video. You will learn what is this approach. I am just telling you here again. This is also a repeated question. A reader uses her prior knowledge, makes semantic cues and syntactic cues, then moves to other more specific information. हमें कुछ भी चलो नहीं पता है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे कह दिया है कि बाद में चलो हमें नहीं पता क्या सिमेंटिक क्यूज़ होता है, क्या सिंटैक्टिक क्यूज़ होता है, कोई बात नहीं, हमें नहीं पता, लेकिन अब इन्होंने ये कहते हैं कि देन मूव्स टू अदर मोर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन. मीन्स पहले वो प्रायर नॉलेज यूज़ करती है, फिर वो उससे सीमेंटिक क्यूज़ बनाती है, सिंटैक्टिक क्यूज़ बनाती है, फिर वो क्या करती तो फिर वो मूव्स टू अदर मोर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन. और हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि जब हम जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं तो वो अप्रोच क्या होती है, टॉप से डाउन, टॉप डाउन मॉडल होता है. क्योंकि पहले हम जनरल चीज़ें बता रहे होते, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने एक्सप्लेन किया इस चीज़ को अच्छे से कि टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच ये होती क्या है. तो ये क्या है, टॉप डाउन मॉडल है, क्योंकि पहले वो उसका प्रायर नॉलेज यूज़ करता है, फिर सीमेंटिक. चलो अब हम सीमेंटिक क्यूज़ बता देते हैं, हालांकि पता आप लोगों को नहीं होगा लेकिन बता रहे हैं. सीमेंटिक क्यूज़ क्या होता है, एक्चुअली जो सीमेंटिक होते हैं वो वर्ड से रिलेटेड होते हैं, या जो स्पीच या साइंस या सिम्बल्स जो भी होते हैं, जो वर्ड, उनका सीमेंटिक यूज़ क्या होता है. जैसे उन और क्यों मतलब क्ल्यू देना. मान लो सीमेंटिक क्ल्यूज़ की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे वर्ड, साइन, सिंबल को देख के हम पहचान लेते हैं. दे आर ओनली रिलेटेड टू वर्ड्स, मीन्स इन विच सिचुएशन वन पर्टिकुलर वर्ड इज़ यूज्ड, दैट इज़ कॉल्ड सीमेंटिक यूज. मीन्स समटाइम्स क्या होता है कि कोई अगर सेंटेंस लिखा उसमें एक वर्ड गायब भी है, लेकिन तब भी हम उस क्ल्यू से उसका मीनिंग निकाल लेते हैं. जैसे हम कहें मंकी ईट्स ए, आगे फिल इन द ब्लैंक, तो जनरली सबको पता होता है कि बंदर बनाना खाता है, पॉपुलर है, तो हमने उसको पढ़ा, हमने रिफ़र कर लिया, मीनिंग यहाँ पे बनाना भरा जाएगा. तो ये वर्ड से हो गया सीमेंटिक क्यूज़. फिर आते हैं क्या होता है सिंटैक्टिक क्यूज़. सिंटैक्टिक क्यूज़ में जैसे सिंटैक्ट, सिंटैक्ट क्या होता है, तो इसमें तो ऑप्शन बता देना ये होगा. सिंटैक्टिक में क्या होता है कि हम सिंटैक्स पढ़ते हैं. सिंटैक्स 12th में सबने पढ़े होंगे, ग्रामर की बुक में सिंटैक्स. सिंटैक्स में क्या पढ़ते हैं, रूल्स, स्ट्रक्चर, यूज़ ऑफ नाउन, यूज़ ऑफ प्रोनाउन, किस वर्ड ऑर्डर, प्रीफिक्स, सफिक्स, टेंसेस, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं सिंटैक्टिक में. तो ये सब चीज़ें सिंटैक्टिक में आती हैं. समझ गए ना. सीमेंटिक जो होता है वो केवल वर्ड से रिलेटेड होता है, उसके स्पीच से, उसके साइन से, उसके सिंबल से. और सिंटैक्टिक क्या होता है, किससे होता है, रूल से. ग्रामर का रूल क्या होता है, ग्रामर में टेंसेस का क्या रूल है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है, वर्ड ऑर्डर कैसे हैं, टेंसेस कैसे यूज होते हैं, प्रीफिक्स सफिक्स कैसे लगते हैं, नाउंस का यूज कहाँ पे होता है, प्रोनाउंस का यूज कहाँ पे होता है. तो जो भी ग्रामेटिकल रूल्स हैं वो सब सिंटैक्टिक में आते हैं. तो ये होता है सीमेंटिक एंड सिंटैक्टिक. तो ये बच्चे को वो पहले पढ़ा रही हैं. सीमेंटिक भी वर्ड के साइन, सिंबल, फिर वो सिंटैक्टिक पढ़ा रहे हैं कि उसका मतलब रूल्स ऑफ ग्रामर. फिर वो स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो छोटा सा, स्पेसिफिक छोटा सा होता है ना, स्पेशल चीज़ कोई, फिर वो वहाँ आ जाती है. टॉप डाउन मॉडल हो गया. इसको मैंने अच्छे से बता रखा है, इसको देख लेना पिछले वीडियो में मेरे. फिर 118 पे आते हैं. ये ड्रिलिंग इज़ अ टीचिंग लर्निंग टेक्निक और स्ट्रेटजी इज़. ड्रिलिंग क्या होती है, अब ड्रिलिंग में बता रहा. ड्रिलिंग में क्या होता है, ड्रिल कराना. अगर आपने बीएड या बीटीसी ढंग से किया होगा तो उसमें क्या होता है कि जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तो लेसन प्लान में एक पॉइंट रखते हैं ड्रिलिंग. ड्रिलिंग क्या होता है, प्रैक्टिस कराना, मोर एंड मोर एम्फेसिस, हर चीज़ की प्रैक्टिस कराना, उसको बोलते हैं ड्रिलिंग. और ये जो ड्रिलिंग अप्रोच है, ये मैं बता रहा हूँ स्ट्रक्चरलिज्म की अप्रोच है 118, क्योंकि स्ट्रक्चर मैं पढ़ा चुका हूँ पहले. क्या ये स्ट्रक्चरल अप्रोच होती है, पिछले वीडियो में जाओ और देखो जाके उसको. स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या है, स्ट्रक्चरल अप्रोच में क्या होता है कि हम
बच्चे को सेंटेंस ऑर्डर, सेंटेंस स्ट्रक्चर ये सब चीज़ें पढ़ाते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच में। तो वो क्या है, उसमें प्रैक्टिस भी कराई जाती है, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। सेंटेंस बनाओ, सेंटेंस लिखो, ये सब रूल्स क्या होते हैं इसके, ग्रामर क्या है, तो ये सारी चीज़ें। और ये कैसे कहा जाता है ना, ड्रिलिंग, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। तो ये टीचिंग लर्निंग टेक्निक और स्ट्रेटजी इन ये स्ट्रक्चरलिज्म में आती है। कंस्ट्रक्टिव लैंग्वेज टीचिंग ये होगा नहीं, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव लैंग्वेज टीचिंग में क्या होता है, हमें अपने आइडियाज़ कंस्ट्रक्ट करने होते हैं, जो कि प्रैक्टिस में नहीं होता है। कंस्ट्रक्टिव वाला थोड़ा अलग हो जाता है, जिसमें हम अपने तरीके से सीखते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो हमारा आइडियाज़ हैं वो हमारे कंस्ट्रक्टिव होते हैं। कम्युनिकेटिव होगा नहीं, कम्युनिकेटिव मेनली अगर कहा जाए जो डायरेक्ट का है, डायरेक्ट मेथड जो मैंने बताया था, उसमें क्या हम इंग्लिश ही बोलते हैं, जो हम लैंग्वेज सीख रहे हैं तो इंग्लिश ही बोलते हैं, उसमें मदर टंग का यूज़ नहीं होता। तो मोनली कम्युनिकेटिव अप्रोच वो होती है। लेक्सिकल अप्रोच क्या है, तो ये हम देखते हैं लेक्सिकल अप्रोच। लेक्सिकल अप्रोच में जैसे ये एक्चुअली वोकेबुलरी का टर्म है, मीन्स लेक्सिकल वर्ड क्या होता है, ये वोकेबुलरी से रिलेटेड होता है। तो इसमें भी हम वर्ड्स पे ध्यान देते हैं, वर्ड्स एंड फ्रेजेस पे। और लेक्सिकल में क्या होता है कि कुछ ऐसे पॉपुलर वर्ड्स या फ्रेजेस होते हैं जो कॉमनली यूज किए जाते हैं। इवन कई बार देखा होगा, मैं मतलब बता रहा हूँ इसको, अदरवाइज मत लेना, जैसे कि गांव में या कुछ ऐसे इलिटरेट क्या मतलब ऐसे लोग होते हैं, इंग्लिश जिनकी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, या आजकल वो फिर भी कुछ वर्ड्स वो इंग्लिश के बोलते हैं, जैसे बाय द वे, मीन्स अप टू नाउ, आउट ऑफ माई माइंड। मीन्स हमने एक कोई फ्रेज बोला या एक कोई वर्ड बोला, उसके बाद कुछ वर्ड ऑटोमेटिकली आते रहते हैं, भले उनका हमें यूज़ ना पता हो, लेकिन फिर भी हम उनको बोलते हैं। तो ये वर्ड से रिलेटेड होता है, फ्रेज से रिलेटेड होता है। जैसे कि साउंड्स एक्साइटिंग, टोटली कन्विंस्ड, या इडियम फ्रेजेस जो भी हैं, तो ये सब चीज़ें आती रहती हैं। ये टर्म माइकल लिविस ने दिया था लेक्सिकल अप्रोच का, ठीक है। तो इसमें मीन्स इसको वर्ड कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं, तो इसमें वर्ड से रिलेटेड होता है लेक्सिकल अप्रोच, इसमें ड्रिलिंग का कोई मतलब नहीं। फिर है अगला क्वेश्चन, चलो बढ़ते हैं। दैट इज 119, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। कौन सा स्टेटमेंट लैंग्वेज लर्निंग के बारे में ट्रू है, सत्य है। तो इसको पढ़ते हैं, चलो। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, पढ़ने के बाद पता चल जाएगा क्यों आसान है ये। फर्स्ट लैंग्वेज इंटरफेयर्स इन द लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज, तो ये तो देखा जाए तो निगेटिव सेंटेंस है। फर्स्ट लैंग्वेज इंटरफेयर्स इन द लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज, कई बार मैं बता चुका हूँ इसको, मल्टीलिंगुअल में भी बताया था, इसमें भी बताया है। कभी भी ये जो लैंग्वेज है आपस में किसी में भी बाधा नहीं पहुँचाती हैं, बल्कि इसको एज ए रिसोर्स हम यूज कर सकते हैं, और जनरली यूज़ भी किया जाता है। हमको उसको एज ए रिसोर्स यूज़ करना होता है, वो सपोर्ट करती है। तो फर्स्ट लैंग्वेज इंटरफेयर्स इन द लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं होता है। इंटरफेयर्स इन द लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज, यहाँ पे इंटरफेयर्स का मतलब क्या हो जाता है, उसमें बाधा पहुँचाना, इंटरफेयर करना। जैसे नहीं, आप कुछ काम कर रहे हो, कोई इंटरफेयर करता है तो आप गुस्सा होते हो ना। तो दूसरा है फर्स्ट लैंग्वेज सपोर्ट्स द लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज, तो ऑप्शन पढ़ने में ही अच्छा लग रहा है, सपोर्ट करना। तो फर्स्ट लैंग्वेज सपोर्ट्स द लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग में फर्स्ट लैंग्वेज सपोर्ट करती है, सही है। फिर तीसरा पढ़ते हैं, लैंग्वेज लर्निंग हैज़ नथिंग टू डू विद द कंटेंट लर्निंग, तो ये तो गलत है भाई। ऐसा कैसे है, लैंग्वेज लर्निंग वो किसी भी कंटेंट लर्निंग से उसका कोई मतलब नहीं होता, कहना चाहते तो क्यों नहीं होता, होता है भाई उसका मतलब। एवरी लैंग्वेज इज डिफरेंट एंड लर्निंग ऑफ लैंग्वेजेस इज आल्सो डिस्क्रीट। फिर कह रहे हैं एवरी लैंग्वेज इज डिफरेंट, हर लैंग्वेज अलग है, एंड लैंग्वेज लर्निंग ऑफ लैंग्वेज इज आल्सो डिस्क्रीट, और हर उसको एक अलग तरीके से सीखा जाता है। ये कह रहे हैं उसका मतलब किसी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा, इसमें ऑप्शन पहले बता दूं, सपोर्ट वाला होगा, फर्स्ट लैंग्वेज सपोर्ट्स द लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज। अब चौथा ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि संस्कृत है, उससे कई सारे वर्ड्स बने हैं। हिंदी हम पढ़ते हैं, हिंदी में देखते हैं कि कई विदेशी वर्ड्स आते हैं जो हम यूज करते हैं, कई इंग्लिश के वर्ड हैं जो लगभग संस्कृत जैसे हैं, तो मिलते जुलते वर्ड हैं। तो हर लैंग्वेज का एक दूसरे से रिलेशन रहता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये लैंग्वेज अलग है बिल्कुल ही, और इसको
इसका कोई मतलब नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखो, इंग्लिश ही हम पढ़ते हैं तो इंग्लिश में ही जैसे नाउन प्रोनाउन होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हिंदी में भी होते हैं, संज्ञा सर्वनाम वही चीज़ें हैं, सब कुछ तो वही है, मोस्टली मिलता जुलता। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम, हिंदी में भी वही सब चीज़ें हैं। बस क्या है कि हर लैंग्वेज अलग नहीं है, मतलब यहाँ पे टोटली ये कह रहे हैं एवरी लैंग्वेज इज़ डिफरेंट। सो यहाँ पे सबसे अच्छा जो ऑप्शन है, जो हमारा फर्स्ट लैंग्वेज सपोर्ट्स द लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज, दैट इज। फिर हम आते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, मल्टीलिंगुअलिज्म। एंड ये क्वेश्चन हमें लगता है कि तीसरी बार आ रहा है। मीन्स पहला जो वीडियो बनाया था उसमें भी था, दूसरा वीडियो बनाया था उसमें भी था, और यहाँ पे भी आ रहा है। तो आप समझ सकते हो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं सारे। और जब ये सीखोगे, एक बार देखना, जब लास्ट वीडियो जिस दिन हम बनाएंगे और जो भी क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं वो सारे रिपीट होंगे उसमें। मल्टीलिंगुअलिज्म इज़ अ रिसोर्स इन एजुकेशन एम्स एट। तो ये क्या, इसका क्या मेन एम है? मल्टीलिंगुअलिज्म को जो रिसोर्स के रूप में यूज किया जाता है, कई बार बता चुके, इसको हम हमेशा रिसोर्स के रूप में लेते हैं। तो इसका मेन एम क्या होता है इन एजुकेशन एम्स एट? पहला है मेकिंग यूज़ ऑफ लैंग्वेजेस ऑफ लर्नर्स ऑफ टीचिंग लर्निंग। पहला है मेकिंग यूज़ ऑफ लैंग्वेजेस वर्ड यूज हुआ, मेकिंग यूज़ ऑफ लैंग्वेजेस ऑफ लर्नर्स फॉर टीचिंग लर्निंग। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, मेकिंग लर्नर्स लर्न एज मैनी लैंग्वेजेस एज पॉसिबल। तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, यूजिंग क्लासिकल लैंग्वेजेस फॉर टीचिंग लर्निंग। चौथा है इनेबलिंग टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। तो अगर इसमें हम बात करें तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बिल्कुल काट दो। यूजिंग क्लासिकल लैंग्वेज फॉर टीचिंग, इसका कोई मतलब ही नहीं। इनेबलिंग टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, तो जब इनेबलिंग टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज है तो उसमें मल्टीलिंगुअलिज्म क्यों यूज हुआ भाई? वो तो वैसे भी प्रश्न पूछा जा सकता था। अब ये दो ऑप्शन हैं, इनको देखते हैं। मेकिंग यूज़ ऑफ लैंग्वेजेस ऑफ लर्नर्स फॉर टीचिंग लर्निंग मीन्स उन लैंग्वेजेस का, मीन्स मल्टी लैंग्वेजेस जो भी हैं, क्योंकि लैंग्वेजेस यूज़ हुआ तो कई सारी लैंग्वेजेस, उनका यूज़ करना। लर्नर्स फॉर टीचिंग लर्निंग मीन्स बच्चों के लिए टीचिंग लर्निंग में। चलो देखते हैं, फिर दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, मेकिंग लर्नर्स लर्न एज मैनी लैंग्वेजेस मीन्स लर्नर्स को क्या बताना या सिखाना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल लैंग्वेजेस को सीख सकें। तो ये मल्टी लैंग्वेज का नहीं होता है। मल्टी लैंग्वेज, जो भी मल्टीलिंगुअलिज्म क्लास होती है, बहुभाषाई कक्षा होती है, वहाँ पे हमें बच्चों को सारी लैंग्वेजेस नहीं सिखानी होती हैं, बल्कि बहुभाषाई कक्षा या मल्टीलिंगुअलिज्म जो क्लास होती है उसका मेन पर्पस होता है कि उसमें जो बच्चे डिफरेंट एरियाज से डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले आते हैं, तो उनकी उस लैंग्वेज को हमें यूज़ करना होता है, मीन्स एज ए रिसोर्स। जबकि ये नहीं कि हमें हर बच्चे को अलग अलग लैंग्वेज सिखानी है, वो ऑलरेडी सीखे हुए हैं लैंग्वेज। वो जैसे एक असमिया बोल रहा, एक बांग्ला बोल रहा, एक तमिल बोल रहा, एक तेलुगु बोल रहा, एक कन्नड़ बोल रहा, एक हिंदी बोल रहा, एक संस्कृत बोल रहा, एक इंग्लिश बोल रहा, गुजराती बोल रहा। तो ये सब क्या है, ऑलरेडी वो अलग अलग लैंग्वेज से आए हुए हैं। अब हमें उन लैंग्वेजेस का यूज़ एज ए रिसोर्स करके हमें उसका सिखाना होता है। तो ये है, क्योंकि उनका यूज़ करना होता है लैंग्वेजेस का, ये चीज़ है इसमें। मेन चीज़ है क्या, यूज़ करना उन लैंग्वेज का। ये नहीं है कि जो बच्चे हैं तो उनको लैंग्वेजेस मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज सिखाना, ये उसका मतलब नहीं होता, उसको यूज़ करना, दैट इज़। सो ये जो है सेशन यहीं पे बाइंड अप करते हैं। अब देखिए, आई होप एक ये 117 क्वेश्चन, 120 2 क्वेश्चन, और ये 119 भी तीसरा क्वेश्चन, और फिर उसके बाद ये 118 ये चौथा क्वेश्चन, फिर उसके बाद इंटेंसिव रीडिंग ये 110 पाँचवा क्वेश्चन, 113 6 क्वेश्चन, मीन्स ये 6 क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं। अभी ये मेरा केवल तीसरा वीडियो है, तीसरा सेशन, मीन्स 6 क्वेश्चन ऑलरेडी
रिपीट हो चुके हैं हमारे पिछले 2 सेशन के। 15 क्वेश्चन में अगर 6 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, वही क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो कितनी अच्छी बात है, कितनी बड़ी बात है। हमें कुछ नहीं पढ़ना, कहीं नहीं जाना, सिर्फ पेपर सॉल्व करने हैं। ये चीज़ जिस दिन समझ गए उस दिन सीटेट से बिल्कुल डर नहीं लगेगा। सीटेट हवा में निकलेगा, हवा में। तो इस चीज़ को याद रखना है और करते जाना है। मेरे साथ बने रहिए, हम सारी चीज़ें करेंगे धीरे धीरे। इसके बाद हम कंप्रिहेंशन पैसेज भी करेंगे, फिर हम साइकोलॉजी भी करेंगे। तो ये चीज़ें हैं। अब हम इस सेशन को यहीं पे बाइंड अप करते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए और मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ओके, थैंक यू।